तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं हम थोड़ा लॉक कर देते हैं स्क्रीन को ताकि ब्लर ना मारे। चलिए स्क्रीन भी लॉक है तो सब कुछ एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टेट पीसीएस में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मॉड 1 से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलते हैं। स्टेट पीसीएस में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हम सभी में क्या होता है, मॉड 1 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें यूपीएससी, ठीक, बीपीएससी, बीपी जो हमारा जो रहेगा बीपीएससी, ठीक, और यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, इन सभी में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मॉड 1। हम लोग अगर प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ते हैं ना उसमें भी हमारा मॉड 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एक क्लास के माध्यम से आप मॉड 1 से संबंधित प्री में चाहे मेंस में दोनों में जहां पे भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे इस एक क्लास के माध्यम से। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस क्लास को सुनना है और जिस तरीके से सिनॉप्सिस मैंने बनाया है उसको अपने पास नोट करने हैं और इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए आपको चले जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। थोड़ा लाइटिंग को देख लेता हूं मैं जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बैकग्राउंड बनाता हूं सबसे पहले आपका। जब हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की और 16 महाजनपद की बात करते हैं, ठीक, तो मगध पे शासन करने वाला पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। ठीक, मगध पे जो शासन करने वाला जो पहला वंश था, मगध पे रूल करने वाला प्रथम जो कोई डायनेस्टी थी तो कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिंबिसार था। ठीक, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके क्या करता है, उस पाटलिपुत्र की गद्दी को स्थापित कर पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठता है। फिर उसके बाद अगला उसका पुत्र आता है, उसका नाम रहता है उदयन आता है। उसके बाद जो अगला उसका पुत्र रहता है वो कौन आता है, उदयन आता है। फिर उदयन के बाद अगला जो शासक आता है, अगला जो वंश आता है हर्यक वंश, फिर क्या नाम है, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग था और उसका जो दूसरा शासक आया था उसका नाम था कालाशोक। ठीक, कालाशोक के बारे में आप पढ़े होंगे कि कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्धों की द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, बौद्धों की द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद अगला जो वंश आता है उसका नाम रहता है नंद वंश और नंद वंश का जो फाउंडर रहता है वो रहता है महापद्मनंद। नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर रहता है, जो नंद डायनेस्टी का फाउंडर रहता है उसका नाम क्या रहता है, महापद्मनंद। नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर रहता है उसका नाम क्या रहता है, महापद्मनंद। अब महापद्मनंद जैसे ही शासक बनता है, ठीक, उसके बाद उसका जो पुत्र आता है अगला शासक उसका नाम रहता है धनानंद। इसी धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। इसी धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। इसी धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है। अब देखिए सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है तो पश्चिम साइड में होता है। कहाँ पे, भारत के पश्चिम साइड में आक्रमण होता है। कहाँ पे, सिकंदर का। भारत के बिल्कुल पश्चिम में ही कहाँ आक्रमण होता है, किसका, सिकंदर का। उत्तर लेखन मैं सिखा रहा हूँ तो आप पूरा का पूरा इसको समझते हुए चलिएगा। फिर पश्चिम साइड में इसका जो युद्ध होता है उसका युद्ध होता है सबसे पहले आम्भी से। ठीक, आम्भी एक दरबोक राजा रहता है, वो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आम्भी एक दरबोक राजा रहता है, वो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के पश्चात, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के पश्चात, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक, एकदम ध्यान पूर्वक एकदम मेरी बातों को केंद्रित करते हुए आप सुनते रहिएगा कि अगला जो शासक आता है उसका नाम रहता है आम्भी। आम्भी जो रहता है वो क्या करता है, धनानंद के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। दूसरा जो राजा रहता है भारत का उसका नाम रहता है पोरस। ठीक, पोरस बहुत स्वाभिमानी था और बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, बराबरी का टक्कर दिया उसको। ठीक, फिर वहां पे जो चिनाब नदी थी, सतलुज या रावी जो भी नदी थी आपको देखने को मिलता है। ठीक, रावी नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना मना कर देती है। देखिए होता क्या है कि आम्भी आत्मसमर्पण कर देता है, पोरस बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ता है। पोरस बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध को लड़ता है और युद्ध लड़ने के बाद क्या होता है, युद्ध को हार जाता है। सिकंदर उससे बहुत प्रभावित होता है, उसका राजपाट लौटा देता है उसको और यहाँ से चला जाता है। उसी का सेनापति रहता है, इसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक, बेबीलोन में जाते हुए सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा कि धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो बेबीलोन में जाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी का एक सेनापति रहता है, उसी को पूरा भारत में राजपाट सौंप के चला जाता है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक, और सेल्यूकस निकेटर जो रहता है, सेल्यूकस निकेटर जो रहता है उसी से इसका युद्ध होता है। किसका होता है युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य का।
ठीक, उसी को युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसे हरा देता है? सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। अब सेल्यूकस निकेटर को जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है, उसके बाद उसकी एक पुत्री रहती है, उसको हेलेना कहते हैं या फिर गेस्ना कहते हैं, कई लोग उसमें कई तरह की बातें करते हैं। चंद्रनंदिनी सीरियल भी बना होगा, उसमें भी आपने देखा होगा। तो हेलेना को क्या कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। अब उसको देखिए होता क्या है कि नंदो के ही दरबार में एक संत था जिसका नाम था कौटिल्य चाणक्य। नंदो के दरबार में ही रहता था कौटिल्य चाणक्य, नंदो के दरबार में ही रहने वाला था। उसका अपमानित करके, देखिए हुआ क्या है ना, बात इतनी सी है ना कि पश्चिम में आक्रमण होता है सिकंदर का, ठीक, पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। उसको धनानंद को समझाने के लिए जाता है कौन? ये हमारा जो रहते हैं कौटिल्य चाणक्य, कि पहले तुम क्या करो, पश्चिम में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ उनसे लड़ो, उनको समाप्त करो, नहीं तो ये तुम्हारी गद्दी छीन लेगा। उसको अपमानित करके भगा देता है कौन? ये धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य चाणक्य जो रहता है वो बोलता है कि इस अपमान का मैं बदला जरूर लूंगा, ठीक। तो फिर एक अपने शिष्य को तैयार करता है, जिस शिष्य का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही जो रहता है धनानंद की हत्या करके, ठीक, या फिर नंद वंश की समाप्ति करके क्या करता है? मौर्य वंश की नींव डालता है। तो नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश की नींव डालने वाला जो शासक रहता है उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अगर मॉडलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि भैया कि अगर मौर्य वंश डायनेस्टी से क्वेश्चन बनेंगे तो कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पूछेगा कि मौर्यों के शासन प्रशासन का वर्णन कीजिए, ठीक। यहाँ से आप पूछेगा कि क्या नाम है, मौर्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त की महानताओं का वर्णन कीजिए। या फिर पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यों पर शासन किस तरीके से किया, मौर्यों के प्रशासन और शासन और सेनानायक प्रबंधक नियमन का वर्णन करते हुए मौर्य वंश की प्रशंसा को लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, या कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे, मौर्य तो इस क्लास के बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो लिखने या तो हमें तो फोन तो करके कोई बताया नहीं है, ना मैसेज करके बताया। तो कुछ स्रोत है जिनसे पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब देखिए कौन कौन से स्रोत है? साहित्यिक है, पुरातात्विक है, विदेशी है। साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं, विदेशी दो स्रोत भी देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक। कि हमें पता चलता है इन्हीं सभी चीजों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इन्हीं सभी चीजों से हमें पता चलता है, ठीक। अब होता क्या है कि देखिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ठीक। ब्राह्मण में बौद्ध पुराणों से भी पता चलता है हमें कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी पता चलता है हमें। मुद्रा राक्षस जो है सागरथ के द्वारा लिखी गई, इससे भी पता चलता है हमें। राजतरंगिणी है जो कलह द्वारा, इससे भी पता चलता है हमें। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी हमें पता चलता है कि 16 महाजनपदों में सबसे महान जनपद और सबसे समृद्ध जनपद जो वो था तो वो मगध था, क्योंकि मगध पे ये लोग शासन करते थे। अब उसके बाद क्या होता है, अब बताना है आपको क्या, ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आपको बताना क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या चीज का वर्णन किया हुआ है। बहुत पढ़ते आए हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका हमें ब्यौरा कहाँ से मिलता है? 3 चीजों से देखने को मिल जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, हमें पता चल जाता है। मौर्य वंश गद्दी पे कौन बैठा था, क्या क्या कार्य किए गए थे, कैसे कैसे कार्य होते थे, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या बताता है कि मौर्यकालीन व्यवस्था और संपूर्ण विवरण ज्ञात होता है हमें किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ज्ञात होता है कि मौर्य का शासन प्रशासन व्यवस्था किस तरीके का था। ये हमें पता किससे चलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। प्राचीन भारत को जानने व राजनीतिक व्यवस्था को आधारभूत समझ जानकारी भी प्राप्त हमें किससे होती है? इससे होती है। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्र कैसा था, लोकतंत्र कैसा था, शासन प्रशासन लोग किस तरीके से करते थे, वो सब चीज हमें पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कि वहां पे शासन प्रशासन का, राजनीतिक शासन का वर्णन है। बेसिकली लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है देश को चलाने वाले का वर्णन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का वर्णन नहीं था, शासन प्रशासन को चलाने का वर्णन था, ठीक। राज्य को नियंत्रित किस तरीके से किया जाता था, विस्तार कहाँ कहाँ तक था, स्थायित्व कहाँ तक था,
किस तरीके से राजा अपने शासन प्रशासन को संभालता था? तो राजा अपने शासन प्रशासन को संभालता था किस तरीके से? सप्तांग सिद्धांत के आधार पे। राजा की सप्तांग सिद्धांत थे, उनके आधार पर वो क्या करता था? राजा अपने शासन प्रशासन को संभालता था और इस तरीके से अपने राज्य की देखभाल अच्छे तरीके से करता था। जैसे सप्तांग सिद्धांत क्या थे? तो राजा था, अमात्य था, जनपद था, कोष था, मित्र था, दुर्ग था, बल था। इन्हीं सप्तांग सिद्धांतों की सहायता से राजा क्या करता था? इन्हीं सप्तांग सिद्धांतों की सहायता से राजा मौर्यों के शासन प्रशासन का वर्णन कर मौर्यों के शासन प्रशासन को चलाता था, चंद्रगुप्त मौर्य चलाता था। ठीक, अब होता क्या है कि सर्वोपरि कौन था? राजा था। ठीक, अमात्य का मतलब होता है आंख की, राजपाट की आंख कौन होता था? अमात्य होता था। ठीक, जनपद मतलब वो जनपद क्या होती थी? जंघा होती थी। ठीक, कोष क्या होता था? मुख होता था, राजा का मुख होता था, मतलब पैसा नहीं देगा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। ठीक, सब काम पैसे से होने वाला था। मित्र क्या होता था? कान होता था, कि हमें पता चलता है कि अगर हम अपने आसपास पड़ोस में रहते हैं, अगर पड़ोसी से दुश्मनी कर लेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारा जो मित्र है वो क्या हो जाएगा? हमारा कान हो जाएगा। दुर्ग क्या होती थी? बड़े बड़े जो किले होते थे वो हमारी भुजाएं होती थी, क्योंकि राजा की ताकत को बताती थी, राजा के कितना शक्तिशाली है उसके बारे में बताती थी, राजा कहाँ पे शासन करता था उसके बारे में बताती थी, राजा के कितने महल है, कितना ताकतवर है, उसके महलों से पता चलता था। ये सब चीजें हमें किससे पता चलता था? राजा के महलों से पता चलता था। बल क्या होता था? मस्तिष्क होता था। हमेशा आदमी का बल देखिए ध्यान से सुनिए, हमेशा आदमी का ताकत काम नहीं देता है, कुछ दिमाग भी काम करवाता है। जो काम हम लोग दिमाग से कर सकते हैं ना, वो हम क्या नाम है बल लगा के नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि भी क्या हो जाता है? पढ़ते पढ़ते ज्ञानी बन जाता है। तो याद रखिएगा कि बल क्या होता था? बल हमारा क्या होता था? मस्तिष्क होता था। इस सभी सप्तांग सिद्धांतों की मदद से राजा अपने शासन प्रशासन को चलाता था। ये सप्तांग सिद्धांत आपको रटे होने चाहिए, एकदम अच्छे थे। जैसे कि आपको सप्तांग सिद्धांत में राजा को क्या कहा जाता है? सर्वोपरि होता था, अमात्य। सप्तांग सिद्धांत को याद कर लीजिए। ठीक, राजा, अमात्य, जनपद, कोष, मित्र, दुर्ग, बल। राजा, अमात्य, कोष, जनपद, मित्र, दुर्ग, बल, ये सातों को आप लोग याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी आंसर लिखने में। अब देखिए मेगास्थनीज की इंडिका से भी पता चलता है कि सबसे समृद्ध शासन प्रशासन कहीं का था तो पाटलिपुत्र का था। ठीक, क्योंकि मेगास्थनीज क्या किया गया था? यहाँ पे आया था और रहा था, बहुत लंबे समय तक रहा था। देखिए 303 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहा था। तकरीबन देख लीजिए आप 4 सालों का समय इसने व्यतीत किया है। कहाँ पे? भारत में। इसने 4 सालों का समय यहाँ पे व्यतीत किया है। 5-5 लोगों की 6 समितियां होती थी, 5-5 लोगों की 6 समितियां होती थी। उनसे ही राजा क्या करता था? अपने राजपाट को संभालता था, अपने राजपाट को चलाता था। ये मेंस ओरिएंटेड में बता रहा हूँ, पीटी प्लस मेन दोनों तैयार हो जाएगा आपका। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है पीटी में, क्या पूछता है कि मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो क्या बोलेंगे? मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो अब आपको बताएंगे। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, क्या थी? अर्थशास्त्र। पूछेगा कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो क्या थी? राजतरंगिणी थी। तो ये सब चीजें हमें पता चलती हैं किससे? पीटी के माध्यम से। और इसी में से आपका मेंस भी कवर हो रहा है। अब देखिए मेगास्थनीज ने क्या बताया कि पाटलिपुत्र की व्यवस्था का वर्णन किया है, पाटलिपुत्र की व्यवस्था का वर्णन किया है। गंगा और सोन नदी के संगम पे अवस्थित था ये पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के संगम पे अवस्थित था पाटलिपुत्र, सबसे समृद्ध नगर था। ठीक, नगरीय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, नगरीय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे एक तो सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था। चारों ओर दुर्ग के बीच में एक महल बनाया गया था, चारों ओर दुर्ग के बीच में एक महल बनाया गया। पहाड़ों पर से कोई हमला करेगा नहीं, और गंगा और सोन नदी के बीच से संगम से है तो नदियों से आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहाड़ियों की वजह से ये क्या था? बहुत ज्यादा समृद्ध था। और लोहे की भी खोज हो गई थी, उससे भी ये क्या हो गया था? बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत शक्तिशाली महाजनपद हो गया था। ठीक, यातायात के साधन बहुत अच्छे थे, यातायात के साधन भी यहाँ पे राजा के पास बहुत अच्छे थे, इनके पास बहुत अच्छे थे। ठीक, नगर में कुएं तालाब जैसी व्यवस्था भी थी। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था, जिसे रुद्ररामन ने क्या करवाया था? पुनरुद्धार कराया था, यानी फिर से मरम्मत करवाया था। पूरा शहर समांतर चतुर्भुज के अनुसार था, पूरा शहर समांतर भुज के अनुसार था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा कब बनता है? यहाँ तो मैंने आपको बता दिया 322 ईसा पूर्व तक, 322 में ही राजा बनता है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है। 322 से कब से? 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? शासन करता है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? शासन करता है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक ये क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है। परिचय अब इसके बारे में हम लोग देते हैं कि पहले हम लोग को लिखने को आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त की महानताओं का वर्णन कीजिए, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की गई मौर्य वंश की स्थापना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मौर्यों के शासन का वर्णन करते हुए अशोक के महानता का वर्णन कीजिए। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब इससे कवर हो जाएंगे। परिचय में पहले क्या देंगे कि
ग्रीक शासक क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते थे, पहले तो आप उसका लिखेंगे कि कब से कब शासनकाल था, तो 299 से लेके 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। परिचय में क्या लिखेंगे कि ग्रीक शासक जिसे क्या करते थे, सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से इसको बुलाया करते थे। ठीक, इसको 16 महाजनपदों में सबसे महान जनपद था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। सेनानायक, अब देखिए सेनानायक एक महान इतिहासकार थे प्लूटार्क। उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक, इसी के दरबार में दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके मेगास्थनी इनके दरबार में आया था और 4 सालों तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके कौन आया था, ये आया था कौन, मेगास्थनी आया था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी 4 साल रहने के बाद यहाँ पे। ठीक, इसने नंद वंश का अंत करके पाटलिपुत्र को अपनी नंद वंश की अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने कब हराया था, सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में इसने हराया था। किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब उसके बाद क्या होता है, राजा प्रबंधक केंद्रीय शासन था। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी भी देखते हैं कि अगर बड़े स्तर पे बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और फिर ग्राम स्तर, 3 स्तर पे सरकारी चलती हैं। 3 स्तर पे छोटे छोटे क्रम में सरकारें चलाई जाती है। इसी तरीके के यहाँ पे भी था कि क्या था, केंद्रीय शासन भी था, स्थानीय प्रशासन भी था, प्रांतीय प्रशासन भी था। स्थानीय शासन मतलब गांव, प्रांतीय प्रशासन मतलब स्टेट और केंद्रीय शासन मतलब जहाँ पे राजा स्वयं सर्वोपरि हुआ करता था, सेंटर में बैठा होता था कि पूरे भारत का राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता था, कूटनीति के माध्यम से अपने सभी कार्यों को करता था। नीति निर्माण करता भी बहुत अच्छा था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया सौराष्ट्र में। ठीक, भवन, झील, तालाब, यातायात के साधन को भी समृद्ध बनाया था। ठीक, लोक कल्याणकारी व्यवस्था को भी अपनाया था। सबसे बहुत बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है ना कि प्रजा के हितों का ध्यान रखता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये प्रजा के हितों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। और क्या करता था, जैन धर्म का अनुयायी था। श्रवण बेलगुला की पहाड़ी में इन्होंने इसकी मृत्यु हो गई थी। श्रवण बेलगुला की पहाड़ी में इसने संलेखना विधि के द्वारा क्या की थी, अपने प्राणों को त्याग दिया था। संलेखना विधि द्वारा इसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपका आंसर राइटिंग कर पाएंगे। एक बार में देख के वीडियो को आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो इसको 0.75 पे रख के आप सुन सकते हैं। ठीक, बिंदुसार इसके बाद शासक बनता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा हम बताने लायक नहीं है। 1 नंबर का नस्ली व्यक्ति था। ठीक, 1 नंबर का नस्ली व्यक्ति था। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था और इसे अमित्र घात कहा जाता था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले ये व्यक्ति था, इसे अमित्र घात कहा जाता था। और इसने सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे उससे 3 चीजों की मांग की थी। क्या क्या मांगा था, मीठी शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक। मीठी शराब मिल गई थी, सूखे अंजीर मिल गए थे, दार्शनिक मतलब अपनी दासियों की मांग की थी कि वहां पे आएंगे, कुछ दासियां आएंगी, इनकी सेवा करेंगी। तो वो 2 चीज मिला था, 1 चीज नहीं मिला था। ठीक, तो इसके बाद हमारा इसका जो अगला शासक है, इसने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए 2 लोगों को भेजा था। एक कौन था, एक था सुसीम। ठीक, इसका भाई सुसीम था, किसका, बिंदुसार का। और नहीं, इसका बेटा जो था इसका जो बिंदुसार का बेटा था, 2 बेटे थे, तो इसको भी एक को भेजा, अशोक को भेजा था, सुसीम को भेजा था। सुसीम नाकाम रहता है दक्षिण के विद्रोह को दबाने में और अशोक कामयाब रहता है। ठीक, उसी से इसकी महानता का पता चल जाता है कि आगे चल के बहुत बड़ा शासक बनेगा। ठीक, अब इसको मिलाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जस्ट मिनट आप लोग जस्ट रुक जाइए। थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। मैंने व्यवस्था नहीं की थी लेकिन फिर भी मैं साफ करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी अशोक महान तो आने बाकी हैं, कुछ तो मैंने बताया ही, लेकिन अभी अशोक महान के बारे में बताना बाकी है। बिना अशोक के आपकी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन खत्म नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अशोक के बारे में। 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। कब होता है, अशोक महान। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में।
अशोक महान की बात करेंगे 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व ये क्या बनता है, मगध का अगला राजा बनता है, मगध का अगला शासक बनता है, मगध का जो है अगला शासक बनता है। कौन? ये हमारा जो अगला जो व्यक्ति रहता है, इसका जो नाम रहता है, क्या नाम रहता है दोस्तों? इसका नाम रहता है अशोक महान। कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या बना था, ये मगध का राजा बना था। कहा जाता है, ऐसा कहा सुनने को मिलता है, इसने अपने 99 भाई की हत्या की थी और अगला राजा बना था। कहा जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है। कहाँ पे? बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, इसने अपने राज्याभिषेक के, ठीक, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध लड़ा था इसने 269 अपने राज्याभिषेक के, कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके 8वें वर्ष ये क्या लड़ता है? कलिंग युद्ध लड़ता है। ऐसे युद्ध में इसमें क्या करता है? बहुत मारकाट करता है, बहुत सबको मारता पीटता है और जीत जाता है। हमें इसका पता कैसे चलता है कि हाँ भैया अशोक आए थे भैया, तो अपने 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़े थे? इसका जानकारी हमें कैसे ज्ञात होता है? अशी का 14 शिलालेख है, इसी के 14 शिलालेख से पता चलता है। 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है किसका? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध अशोक के जो शिलालेख है, देखिए शिलालेख का मतलब क्या होता है? पत्थरों पे कुछ संदेश लिखा के उसी एक जगह चिपका देना या लगवा देना, उसी को शिलालेख कहते हैं। स्तंभ पे यानी कि खंबे पे कुछ लिखवा के उसको एक जगह बता देना या लगा देना, उसको स्तंभ लेख कहते हैं। गुहा लेख मतलब किसी लेटी हुई जगह पे कुछ लिखवा पढ़ा देना, उसको क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। इन सभी चीजों से हमें पता चलता है, ठीक। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। समानता ये विस्तार की नीति को अपनाता था। इसे मौर्यों का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है कि मौर्यों में सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है कि मौर्यों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? हमारा अशोक था। आप लोग भी थोड़ा सा लाइक कमेंट्स करते हैं, अगर कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक। देखिए होता है क्या कि 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ता है उसमें देखता है कि बहुत ज्यादा हत्या हो गई, बहुत ज्यादा लोग मर गए। इससे क्या हो गया? इसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक। और इसने क्या नाम है, युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को पालन कर लिया। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि अशोक जो है कलिंग को जीतना क्यों चाहता था। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि आखिर अशोक कलिंग को जीतना क्यों चाहता था। एक तो आप याद रखिए कि उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये समुद्र के किनारे है, ठीक। व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज्यादा उपलब्ध, समृद्ध मात्रा में उपलब्ध थे। इसलिए अशोक क्या चाहता था? इसको जीतना चाहता था और साम्राज्य विस्तार की नीति को भी अपनाता था ना, कि मौर्य जितने भी थे वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए ही जाने जाते हैं। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पे कब्जा किया हुआ था, पश्चिम तक चला गया था, तो उसी तरीके से अशोक भी था। उसने भी क्या किया था? साम्राज्य विस्तार की नीति को ही अपनाया था, इसलिए वो जीतना चाहता था। 3-4 चीज लिख सकते हैं कि उड़ीसा जो था एक समुद्र के किनारे एक पत्तन था, एक बंदरगाह था, उससे व्यापार वाणिज्य विदेश से अच्छा हो सकता था, इसलिए उसको जीतना चाहता था। साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना चाहता था, इसलिए भी जीतना चाहता था। और क्या करता था? और हम लोग बोल सकते हैं कि व्यापार में लाभदायक जगह था, इसलिए भी उसको जीतना चाहता था। अशोक की जीत, अशोक देखिए जीत तो हुआ, जान माल की काफी हानि हुई, हृदय परिवर्तन हुआ और भैरी योस्ट की नीति को अपनाया और अहिंसा के मार्ग पे चलने की सबकी शिक्षा दी। जैसे ही कलिंग युद्ध वो जीतता है, उसमें मार काट देखता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने के बाद वो क्या करता है कि बोलता है कि आज से हम युद्ध की नीति को त्याग के धर्म की नीति को अपनाएंगे और हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, कभी भी हम क्या होने तलवार को नहीं उठाएंगे। अब इससे होता क्या है कि अशोक क्या कर लेता है? धर्म की नीति को अपना लेता है। और सबसे पहली बात ये बोलता है, क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जो था किन किन धर्मों का सम्मान करता था, तो वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे आजीवक संप्रदाय हो, जिस समय जितने भी संप्रदाय थे सबके लिए, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के लिए बर्बर की गुफाओं का निर्माण भी करवाता है हमारा कौन? अशोक करवाता है। तो सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करता था। अब देखिए, हमें पता कैसे चलता है कि अशोक क्या करता है? ये जीतता है, वो जीतता है, हमें कैसे पता चलता है? ये सब हमें पता कैसे चलता है? अशोक के देखिए कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। कौटिल्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उससे हमें पता चलता है। अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि ये अपनी युद्ध की नीति को अपना के धम्म की नीति को अपनाया था, ठीक। और मेगास्थनीज इंडिका से हमें पता चलता है, ठीक। प्रशासन का उद्देश्य क्या था? ठीक, प्रशासन का उद्देश्य क्या था? एकता व अखंडता। प्रशासन किस तरीके का था अशोक का? एकता को अखंडता में पिरो के रखने वाला काम करता था। मतलब
जैसे क्या करता था कि केंद्र में सबको मजबूत रखना चाहता था, केंद्र को सबसे ज्यादा मजबूत रखना चाहता था। साम्राज्य विस्तार की नीति को शुरुआत में अपनाया था। राजस्व प्राप्ति बहुत अच्छा था और राजा प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। केंद्र के इस प्रशासन में देखिए 3 विभाग होते थे, ठीक। केंद्रीय शासन में, अशोक के शासनकाल में केंद्रीय शासन में 3 विभाग हुआ करते थे। पहला कौन हुआ करता था? पहला होता था राजा, सबसे ऊपर राजा होता था, फिर उसके बाद होता था मंत्री, ठीक। राजा हुआ करता था, फिर उसके ऊपर होता था, क्या होता था? राजा के बाद होता था मंत्री, उसके बाद होते थे विभाग, जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिलता है आधुनिक काल में। सबसे ऊपर राजा कौन बैठा है? मोदी जी हमारे। फिर उसके बाद उनके मंत्री परिषद है, फिर उनके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसी तरीके से अशोक का भी शासनकाल चलता था, ठीक। न्यायिक विधायिक कार्य दोनों अलग कर दिया था। राजा बहुत अच्छा था, हम लोग बोल सकते हैं कि शुरुआत में उसने कठोरता की नीति अपनाई थी, लेकिन उसके बाद उसने जब धर्म की नीति अपनाई तो कार्य को बहुत अच्छे से करने लगा था। कौन? हमारा अशोक, ठीक, अशोक। अब उसके बाद होता क्या है कि ब्राह्मण, विधवा, छंद, वाहिनी, वैश्या। अब देखिए होता क्या कि विस्तार, नौकरशाही की नीति को अपना समाप्त कर दिया था, ठीक। अब देखिए होता क्या इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि प्रांतीय प्रशासन किस तरीके का था अशोक का, ठीक। तो प्रांतीय प्रशासन अशोक का किस तरीके का था? तो देखिए कुमार मात्य हेड हुआ करता था इसमें। अशोक के प्रशासन में, अशोक के प्रांतीय प्रशासन में, मैं आपको लिख ही देता हूँ, ठीक। अशोक के प्रांतीय प्रशासन में मैं जरा सा देख लूं कि सब चीज क्लीन है कि नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अकेला ही हूँ, तो मेरे से जो हो पाएगा मैं उतना ही करूँगा। ठीक, तो अशोक के प्रांतीय प्रशासन में थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आए दिन होता रहता है। देखिए अशोक के प्रांतीय प्रशासन में हुआ क्या आता था? कुमार मात्य हेड हुआ करता था। सबसे हेड कौन कौन हुआ करता था? कुमार मात्य हुआ करता था। अशोक के प्रांतीय प्रशासन में सबसे ऊपर कुमार मात्य हुआ करता था। उत्तर पक्ष में कौन सा इलाका था? उत्तरा पक्ष में, जैसे मान लीजिए ऐसे बना देंगे तो उत्तरा पक्ष में कौन हुआ करता था? ये उत्तरा पक्ष, याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट। उत्तरा पक्ष में कौन था? तक्षशिला था। उत्तरा पक्ष में कौन था? तक्षशिला था। तक्षशिला उत्तरा पक्ष में कौन था? तक्षशिला, उत्तरा पक्ष में तक्षशिला था, ठीक। उत्तरा पक्ष में तक्षशिला था। दक्षिणा पक्ष में स्वर्णगिरी था। दक्षिणा पक्ष में कौन था? स्वर्णगिरी था। स्वर्णगिरी था। ये इसका प्रांतीय प्रशासन का मैं कुछ वो बता रहा हूँ, ठीक। पूर्वी प्रांत को क्या कहा जाता था? पूर्वी प्रांत को क्या कहा जाता था? पूर्वी प्रांत को कहा जाता था पाटलिपुत्र। अब पूछेगा आपसे भैया कि कलिंग को उस समय क्या कहा जाता था, ठीक। कलिंग को कहा जाता था उस समय तोशली, ठीक। कलिंग को कहा जाता था, ये जो कलिंग हम बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे जो कलिंग वाला इलाका है इसको तोशली कहा जाता था। तोशली क्या क्या कहा जाता था उसके प्रांतीय प्रशासन में? किसको? उसको हम बात कर रहे हैं। कलिंग को तोशली कहा जाता था। कलिंग को तोशली कहा जाता था। तो इसके अशोक के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासन को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि इसके समय में जो मुद्राएं चलती थी उसको पण कहा जाता था। मुद्रा को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। ये इसके समय में शासनकाल में चलने वाली जो मुद्रा थी, इसको मुद्रा तो क्या कहता था? पण कहा जाता था। मुद्रा थी, इसको क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। 3/4 भाग चांदी का हुआ करता था, मतलब 75% प्योर चांदी का सिक्का चलता था। 75% प्योर चांदी का सिक्का चलता था, उसी को क्या करते थे? पण करते थे। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था, ठीक। नेपाल, श्रीनगर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव मटेरियल में बनते तो अशोक ने अपने शासनकाल में क्या करवाया था? श्रीनगर की स्थापना भी करवाई थी। किसकी? श्रीनगर की स्थापना भी इसने करवाई थी। ये मैं ऑब्जेक्टिव मटेरियल बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं बार बार का झंझट नहीं पालना चाहता हूँ, एक ही क्लास में सब खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। राज तरंगिणी की कलहर से हमें पता चलता है। राजकुमार, नेपाल के राजकुमार से अपनी बहन की शादी भी की थी इसने, ठीक। नेपाल के राजकुमार से इसने अपनी बहन की शादी भी की। देखिए हम लोगों को किसी की माता के नाम को याद हो चाहे ना हो, अशोक की माता का नाम याद रखना होगा कि सुभद्रांगी थी। सुभद्रांगी थी इसकी माता का नाम। सुभद्रांगी इसकी माता का नाम था। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। किसकी? अशोक की माता का नाम
शुभंगांगी था, क्योंकि पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मटेरियल में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। अब देखिए मंडल जिला, इसमें हुआ क्या करता था, किस तरीके से शासन प्रशासन चलता था। नगरीय प्रशासन के बारे में बात करें कि नगरीय प्रशासन के बारे में मैंने पहले जो बता दिया आपको मेगास्थनीज के बारे में, उसी को लिख दीजिएगा। अगर पूछे कि अशोक के शासनकाल में नगरीय प्रशासन कैसा था, तो जाहिर सी बात है अगर मेगास्थनीज रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा देख के पढ़ के तब लिखा ही होगा, तो वही थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। ग्राम न्यायालय क्या हुआ करता था, सर्वोपरि राजा हुआ करता था। और अशोक के जो 14 शिलालेख है उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो अशोक के 14 शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं उसको एक बार आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी। इनकी अगर बात करें गुप्तचर व्यवस्था, तो गुप्तचर व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। ठीक, गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसमें क्या होता था, संचरा, दो तरह की गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक, दो तरह की गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक, एक जो संस्था हुआ करती थी वो स्थिर अर्थव्यवस्था, स्थिर जो गुप्तचर थे, जो संस्था जिनका नाम था, संस्था जिसका नाम था वो स्थिर क्या थे, गुप्तचर थे। और संचरा भ्रमणशील गुप्तचर थे, जैसे कि ये जो है संस्था और संचरा, दो तरह की गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक, ये संस्था जो गुप्तचर व्यवस्था थी, ये राजा के महल में ही रहते थे, उसको देख रेख करते थे। ये स्थिर होकर क्या करते थे, राजा को पूरे महल की सूचना दिया करते थे, स्थिर। और संचरा जो थे भ्रमण करते थे, भ्रमण कर करके हर जगह से राजा को हर जगह अपनी रिपोर्ट लिया के सौंपते थे। राजस्व प्रशासन कैसा था, ठीक, राजस्व प्रशासन बहुत अच्छा था। ठीक, बहुत अच्छा था, क्योंकि कहा जाता है कि केंद्रीय प्रथा में राजा ने सबका सम्मान किया और बहुत ही कम कर लोगों से लेता था, ये शोषण नहीं करता था। बाकी जितने भी आपको मुस्लिम शासक देखने को मिलते हैं वो शोषण करते हैं, ये शोषण नहीं करता था। स्थानीय सेना, इसकी जो सेना थी इसको चतुरंग सेना कहते थे। जो इसकी सेना थी, इस तरीके से मैं बात करूं तो चतुरंग सेना कहते थे। 1 2 3 4 चतुरंग सेना इसको कहा जाता था। चतुरंग सेना क्यों कहा जाता था, पहले क्या हुआ करता था, पैदल सेना हुआ करती थी, पैदल। ठीक, पैदल के बाद क्या हुआ करता था, रथ सेना हुआ करती थी, उसके बाद रथ। ठीक, रथ सेना, पैदल सेना, ठीक, सेना, फिर उसके बाद रथ सेना, फिर उसके बाद क्या हुआ करती थी, घुड़सवार सेना। ठीक, घुड़सवार सेना, ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ करता था, हाथी सेना। ठीक, क्या हुआ करता था, हाथी सेना। सबसे पीछे कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। सबसे पीछे कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। याद रखिएगा कि चतुरंग सेना में सबसे पीछे कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था। सबसे पीछे राजा हुआ करता था। पहले हाथी सेना देखने को मिले, चतुरंग सेना याद रखिएगा, सीधा सीधा आगे पीछे की बात मत करिए। पैदल सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, इस तरीके की चतुरंग सेना इसकी हुआ करती थी। चाणक्य के मेगास्थनीज में भी इसका वर्णन किया गया है, प्लूटार्क में भी इसका वर्णन किया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, 16 जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। इसके शासनकाल में 16 बड़े अधिकारी हुआ करते थे, 16 बड़े अधिकारी। ठीक, बड़े अधिकारी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 16 जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे अशोक के शासनकाल में, उसे क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में जो 16 बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में जो 16 बड़े अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में 16 बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। पर्ण, वेतन, सबसे लोवेस्ट अधिकारी 7 पर्ण का तनख्वाह पाते थे। देखिए इनके जो अधिकारी हुआ करते थे, जो सबसे छोटे अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, सबसे छोटे अधिकारी जो सबसे लोवेस्ट अधिकारी हुआ करते थे उनको 7 पर्ण दिया था महीने पे, पर्ण। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपके मैनेजर की भी पोस्ट है, एम्प्लॉय की भी पोस्ट है, चपरासी की पोस्ट है, तो उनके जो सबसे छोटे अधिकारी हुआ करते थे जैसे कि एम्प्लॉय वगैरह, उनको 7 पर्ण महीने की तनख्वाह दी जाती थी। 7 पर्ण जानते ही हैं, चांदी का सिक्का है, चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था, याद रख लीजिएगा। ठीक, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आगे चल के। अब आपको उसमें और क्या देखने को मिलता है, पहले शिव के उपासक था अशोक, पहले क्या था, शिव का उपासक था। फिर माँ ब्राह्मण थी, इसकी माता जो थी ब्राह्मण थी, इसकी माता श्री जो थी ब्राह्मण थी, इसकी माता जी श्री पहले ब्राह्मण थी। तो अशोक पहले किसका, शिव का उपासक था, फिर बाद में क्या माना कि कौन धर्म का अनुयायी बन गया, आपको अनुयायी के कौन धर्म का बन गया, किसका बन गया, बुद्ध का, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और बौद्धों की सबसे पवित्र पुस्तक क्या थी, अमृत निकाय। उनके जो पुराने धर्म की जो कहानियां जिनमें सुनने को मिलती है वो जातक कथाएं, तो कई चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है, प्री और मेंस दोनों में। ठीक,
इससे बाहर कोई पुस्तक मेरे हिसाब से देखने को तो नहीं मिल सकता है। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो इसको मिक्स करके आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक पता रहेगा तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, अब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आंसर राइटिंग कभी जीवन में आपकी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, जरूर इस वीडियो को देखिए, लोगों की हेल्प करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट्स बनाइए, समझ में आए तो समझाइए अपने आप को, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। पहले भी मूर्ख थे, अभी भी मूर्ख है, आगे भी मूर्ख होते ही रहेंगे। धन्यवाद।